हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम करेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पेंडिंग छोड़ दिया था, आपके अप्लाइड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वाटर। तो इसमें पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने कर लिया था रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, मतलब कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के तरीके कर लिए थे, जिसमें पहला तरीका था बाय बॉइलिंग और दूसरा मेथड था बाय क्लार्क मेथड, जिसमें हम एक केमिकल ऐड करते थे जिसका नाम होता था लाइम। लाइम का फॉर्मूला होता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऐसे रिएक्शन होती थी और ये सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बन जाता था। ठीक है, अभी टेम्परेरी हो गया था, अभी हम करेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का तरीका। ठीक है, इसमें बुक में तो ज़्यादा तरीके दे रखे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अभी मेन यही तरीका है। कौन सा वाला? आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो आयन एक्सचेंज मेथड को हम करेंगे कि होता क्या है। तो इसके लिए अभी शुरू करते हैं आयन एक्सचेंज मेथड या फिर आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो आयन एक्सचेंज जैसे कि आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयन एक्सचेंज जो मेथड होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये कौन सी टाइप की हार्डनेस को रिमूव करने का काम आता है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम आता है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम आता है। ठीक बात है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का काम आएगा। अभी हम अगर आपसे पूछूं परमानेंट हार्डनेस होती किसकी वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ये कैल्शियम का क्लोराइड हो गया, ये मैग्नीशियम का क्लोराइड हो गया, ये कैल्शियम का सल्फेट हो गया, ये मैग्नीशियम का सल्फेट हो गया। ठीक बात है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है, तो इन सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस होती है परमानेंट। इन सॉल्ट्स को हम इस मेथड के ज़रिए रिमूव कर देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगी? परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। अभी जैसे इसमें सबसे पहले आप ये देखो, इसमें हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं इस मेथड में? आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं। अभी नया वर्ड है रेजिन। रेजिन होता क्या है इसके बारे में बता देता हूँ मैं पहले। रेजिन क्या होता है? ये होता है एक इनसोल्यूबल लो लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक बात है। हाँ, तो ये होता क्या है? ये इनसॉल्युबल लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। हैव फंक्शन ग्रुप एट एंड। इसके एक किनारे पे कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप क्या चीज़ होती है, कैसा दिखता है, वो अभी कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए बस याद कर लो ये रेजिन जो होती है, रेजिन की प्रॉपर्टी क्या होती है और रेजिन एक्चुअली में होती क्या है। ये एक इनसोल्यूबल क्रॉस लिंक भी यहीं लिख दो। ठीक है, इनसोल्यूबल क्रॉस लिंक लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर होती है। मेन चीज़ तो ये है कि ऑर्गेनिक पॉलीमर होती है लॉन्ग चेन। ठीक है, और जिसके एक किनारे पे क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? आयन एक्सचेंज रेजिन। जो ये रेजिन होती है क्या काम? हाँ, होती तो ये है इसे, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आयन को एक्सचेंज करना। ये क्या करती है? एक्सचेंज आयन्स। ठीक है, कौन से आयन को एक्सचेंज करेंगी? इन वाले आयन्स को। ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। कैल्शियम है, ये सल्फेट है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है। तो जो एक कैल्शियम क्लोराइड है, बना तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और एक क्लोरीन 1 नेगेटिव। तो ऐसे ऐसे बैलेंस चार्ज करने के लिए 2 क्लोरीन लगेंगे, तभी CaCl2 बना है। बने तो एक्चुअली में ये आयन्स के ही होते हैं। ये भी आयन का बना हुआ है, ये भी कुछ ना कुछ आयन का बना हुआ होता है। कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव से बना होता है। सल्फेट इसके ऊपर के ऊपर 2 नेगेटिव होता है, इसलिए सिंगल सिंगल जुड़ जाते हैं। बने तो ये आयन के होते हैं, तो इन आयन को हम क्या करेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। तो इन आयन को अगर एक्सचेंज हो गए, तो पानी में से अगर ये आयन एक्सचेंज हो गए कहीं और चले गए, तो पानी में से तो रिमूव हो गए ना। तो बस पानी में से अगर ये आयन रिमूव हो गए, तो पानी में से परमानेंट हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। अब इनको एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? आयन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, रेजिन क्या होती है ये मैंने बता दिया है। रेजिन का काम क्या होता है? आयंस को एक्सचेंज करती है। कौन से वाले आयंस को? जो कि परमानेंट हार्डनेस को कोज करते हैं। ठीक है, जिसका कारण होते हैं। अभी ये रेजिन दिखने में कैसी होती है? यहाँ बता तो दिया कि ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है। अब ये ऑर्गेनिक पॉलीमर होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़े होंगे, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और पॉलीमर क्या होता है? किसी एक सेम चीज़ को रिपीट करते करते, एक ही चीज़ को रिपीट करते करते जोड़ते जाएंगे ना, तो जो लंबी चेन बनेगी ना, इस चेन को हम पॉलीमर बोलते हैं। ठीक बात है, पॉलीमर बोलेंगे। लॉन्ग चेन पॉलीमर होगा, लेकिन लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो जो सिंगल सिंगल चीज़ जो रिपीट करेंगे एक ही चीज़ को, वो क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक बोले तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा।
ठीक बात है। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा। तो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से ये ऑर्गेनिक हो गया और लंबी चेन है इसलिए लॉन्ग चेन हो गया। और ये लंबी चेन को इसको क्या बोल देते हैं, पॉलीमर बोल देते हैं। आई बात समझ में। और इस ये पॉलीमर होता है ये पानी में क्या होता है, इनसोल्युबल होता है। ठीक बात है। तो इस चेन को हम क्या बोलते हैं, रेजिन बोल देंगे। और इसके एक एंड पे, एक किनारे पे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, इसको किसी और चीज़ से दिखा दो। ये क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप एक्चुअल में क्या होता है, ग्रुप मतलब होता तो एक ग्रुप ऑफ एटम है। ठीक है, जिसमें 2-4 एटम मिल जाते हैं। जैसे ये भी तो ग्रुप है ना, कैल्शियम सल्फेट में, सल्फेट का देखो S और 4 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, ये भी तो ग्रुप ऑफ एटम ही है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ ग्रुप यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस ग्रुप का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे दिखा देंगे, इस पूरी चेन को, इस पूरी रेजन को, इसको ऐसे जिग जैग दिखा दो ऐसे। ठीक बात है। उस जिग जैग के लास्ट में कुछ ऐसा दिखा दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी हमारी, लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर। आई बात समझ में। और इन दोनों को मिला के इस पूरे चीज़ को क्या बोलोगे आप, इस पूरी को रेजिन। ठीक है, याद रहेगा रेजिन कैसी दिखती है, रेजिन में क्या क्या चीज़ होती है। तो ये आपसे स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। अभी रेजिन क्या होता है, उसका काम क्या होता है, ये मैंने बता दिया। अभी ये रेजिन जो होती है, रेजिन में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। पहली टाइप की कौन सी है, कटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, दूसरी होती है अनायन एक्सचेंज रेजिन। कटायन क्या होता है, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, कटायन बोलेंगे। ठीक है, अनायन क्या होता है, किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलोगे, अनायन बोलेंगे। यहाँ पे कटायन कौन सा है, ये देखो, परमानेंट हार्डनेस पैदा करने के लिए कौन कौन से आयन लग रहे हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। मतलब इसमें देखो ये सोल्ट होते हैं, सोल्ट बने आयन से हैं। कौन कौन से आयन हैं यहाँ पे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले को इकट्ठा कर लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो पॉजिटिव वाले हैं उनको कटायन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कटायन इसमें लिख दो। बाकी बचे कौन से, क्लोरीन नेगेटिव, इसमें क्लोरीन नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव वाले को यहाँ इसमें लिख दो। ठीक है, और दूसरा कौन सा बचेगा, सल्फेट SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 4 आयन हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सोल्ट बनते हैं और वही सोल्ट परमानेंट हार्डनेस को पैदा करते हैं। तो ये 4 आयन रिस्पॉन्सिबल है। इन 4 आयनों को हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। किससे, आयन एक्सचेंज रेजिन से, इस रेजिन से। और रेजिन होती है 2 टाइप की, कटायन एक्सचेंज रेजिन जो क्या करेगी, जो कटायनों को एक्सचेंज करेगी। कटायन बोले तो पॉजिटिव वाले आयनों को एक्सचेंज करेगी, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को। दूसरी टाइप की रेजिन होती है अनायन एक्सचेंज रेजिन। ये किसको एक्सचेंज करेगी, ओनली अनायनों को एक्सचेंज करेगी, नेगेटिव पार्ट वालों को, नेगेटिव आयन्स को ही एक्सचेंज करेगी। ठीक है, अब ये बताता हूँ कैसे करती है। हाँ, तो ये अगले पेज में मैंने ऐसे लिख दिया है, रेजिन जो होती है 2 टाइप की होती है, कटायन एक्सचेंज रेजिन और अनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, कटायन एक्सचेंज रेजिन कौन से वाले आयन्स को एक्सचेंज करेगी, जो हार्डनेस पैदा करने वाले कौन से वाले आयन को करेगी, ओनली कटायन को एक्सचेंज करेगी। जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव वालों को ही करेगी। अनायन किसको करेगी, नेगेटिव वालों को करेगी, कैल्शियम क्लोरीन क्लोराइड और सल्फेट, इनको करेगी। ठीक है, अभी करती कैसे है, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कटायन के अंदर कि बस ये इसको ही करेगी, अनायन के अंदर ऐसा क्या होता है जो इसी को ही करेगी, वो बता देता हूँ मैं। होते तो दोनों रेजिन ही है, रेजिन होगी तो इनका स्ट्रक्चर तो नॉर्मल वैसा ही होगा जैसे हम अभी बताया था, लॉन्ग चेन पॉलीमर, जैसे ऐसे जिगजैग बनाया था और आगे एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर तो होगा तो वैसे ही, लेकिन जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी वजह से दोनों एक्सचेंज रेजिन, दोनों रेजिन अलग हो जाती है। ठीक है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है ये, फंक्शनल ग्रुप पे, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक बात है। अभी जो कटायन एक्सचेंज रेजिन होगी इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये वाला कैसा होगा, ये होगा एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप।
और अनायन एक्सचेंज रेजिन में कैसा वाला फंक्शनल ग्रुप होगा? बेसिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अभी एसिड फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या होती है? ये कैसा दिखेगा ग्रुप? ऐसे COOH या फिर SO3H, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, ऐसे वाले याद है, ज़्यादा याद भी नहीं करने हैं, जो ये बता रहा हूँ बस यही कर लेना। ठीक है। बेसिक फंक्शनल ग्रुप में कैसे दिखेगा आपको? OH दिख जाएगा और NH2 दिख जाएगा। ठीक है, ऐसा दिख जाएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये होते हैं एसिडिक फंक्शनल ग्रुप, ये होते हैं बेसिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि और आगे माइनस का निशान नहीं है, ये बॉन्ड बना हुआ है, इस माइनस का निशान नहीं है। कैसे? अगर कोई रेजिन कैटायन एक्सचेंज रेजिन होगी इस फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या दिखेगी कैसी? ऐसे ऐसे बॉन्ड बनता हुआ आएगा और लास्ट में यहाँ पे क्या होगा? COOH, ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब ये इस वाले एटम से जुड़ी हुई है, ये कॉर्नर वाला एक एटम लगा लो यहाँ पे, कैल्शियम कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इस वाले कार्बन से ये बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, इस बॉन्ड को दिखाया हुआ है इस माइनस। ठीक है, ऐसे ही ये वाली रेजनिंग कैसी होगी? ऐसे करते करते लास्ट में OH हो जाएगा या फिर NH2 हो जाएगा। ठीक बात है। ऐसे ही यहाँ पे SO3H हो जाएगा, ऐसी रेजन दिखेगी हमको। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है कैसी होगी। अभी बस ये बात ध्यान रखो, जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा ये ऐसे दिखेगा, बेसिक वाला ऐसा दिखेगा। अभी एक बात और याद करने की चीज़ है, जो भी एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें एक आपको एक हाइड्रोजन जरूर दिखेगा। एक हाइड्रोजन दिखेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? H पॉजिटिव। H के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए H के ऊपर पॉजिटिव है, तो बाकी पूरी चेन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? H को छोड़ के बाकी COO तक, और यहाँ से शुरू से लेके पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक बात है। अगर ये होगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव छोड़ देना और बाकी के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब अभी बात करेंगे, अगर यहाँ पे OH के ऊपर आपने कभी देखा होगा pH वाले चैप्टर में, OH के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और H दोनों को मिला के नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों को मिला के नेगेटिव होता है, दोनों को मिला के नेगेटिव है, तो इन दो को छोड़ के बाकी का इस कार्बन से लेके पीछे वाली चेन के ऊपर कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ठीक बात है, पॉजिटिव मतलब इससे पीछे वाले के सब पे। ठीक है, इसके ऊपर OH होगा, तो ऐसे ही NH2 के ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, उस पूरे के ऊपर पॉजिटिव होगा। ठीक है, चार्ज पता लग गया कैसे कैसे होते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, कटायन एक्सचेंज रेजिन कौन से वाले आयंस को एक्सचेंज करेगी? ओनली कटायंस को एक्सचेंज करेगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। इस एक्सचेंज रेजिन में ऐसा क्या होता है कि बस इनको ही एक्सचेंज करेगी। ठीक है, तो इसमें फ़र्क कहाँ पे आता है? एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें। एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दिखता कैसे है? वो ऐसा दिखेगा, COOH या फिर SO3H ऐसा दिखेगा। ठीक है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ ये पूरी रेजिन दिखेगी कैसी? ये लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक पॉलीमर, और लास्ट में COOH दिखेगा या फिर SO3H दिखेगा। और जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होगा इसमें एक हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, तभी उसको एसिडिक बोलते हैं। ठीक बात है। एसिड वही होता था जो पानी में H देगा, H तभी देगा जब उसके फॉर्मूले में H होगा। ठीक है, तो इसमें H जरूर होगा, और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और H को छोड़ के बाकी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही बेसिक फंक्शनल ग्रुप में ये ग्रुप दिखेंगे और ऐसा दिखेगा, और इस बेसिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इसको छोड़ के बाकी पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अभी कटायन एक्सचेंज रेजिन करती कैसे काम वो बता देता हूँ मैं। अभी आप शॉर्ट फॉर्म के लिए ये बताओ, H के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और H को छोड़ के बाकी की जो पूरी रेजिन है H को छोड़ के, इसको अगर हम R बोल देंगे ताकि हमारा काम इजी हो जाए, इतना लंबा लंबा सेक्शन ना बनाना पड़े, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, RH। ठीक है, ये हमारी एसिडिक फंक्शनल ग्रुप के साथ कटायन एक्सचेंज रेजिन है। ये कौन सी रेजिन है? कटायन एक्सचेंज रेजिन है। ठीक बात है, RH याद रहेगा। ठीक है, H के ऊपर कैसा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और पूरे के R के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये अभी लिख रहा हूँ, बाद में ऐसे याद कर लेना। ठीक है, H के ऊपर पॉजिटिव तो कटायन एक्सचेंज रेजिन है। अभी ये बताओ, ये कटायन एक्सचेंज रेजिन इसके अंदर से जब पानी गुजरेगा तो ये कौन से वाले आयन को एक्सचेंज करेगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम को। कैसे करेगी वो बता देता हूँ। एक बार कैल्शियम को पकड़ते हैं। कैल्शियम आयन अगर आ रहा है पानी के अंदर, ठीक है, कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो क्या करेगा? जो ये हाइड्रोजन है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर धावा बोल देगा, अटैक कर देगा, और इस वाले हाइड्रोजन को अपनी जगह से रिप्लेस कर देगा, मतलब एक्सचेंज कर देगा। ना प्रोसेस का नाम ही एक्सचेंज है। ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला आयन इस वाले पॉजिटिव चार्ज को एक्सचेंज कर देगा। आई बात समझ में? ऐसे ऐसे 2 ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? R2CA बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 2
H पॉजिटिव, ठीक है, ये निकल जाएगा। अभी आप ध्यान से देखो, पहले यहाँ पे क्या था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज था, ठीक बात है, और एक्सचेंज करने के लिए आया हमारे पास दो पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ चार्ज तो इनबैलेंस हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, तो उसको जब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ये दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इसके एक मॉलिक्यूल के साथ। क्यों? क्योंकि इसका दो पॉजिटिव चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए आर को हमको दो बार लेना पड़ेगा, क्योंकि आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव है, तो दो बार लेंगे तो दो नेगेटिव हो जाएगा, दो नेगेटिव हो जाएगा, पूरे के ऊपर दो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तब चार्ज चार्ज बैलेंस होगा। इसलिए हमने इसको दो लिया है, तो आर दो तो यहाँ पे हो गया, और निकलेगा जो हाइड्रोजन, वो कितने हाइड्रोजन निकलेंगे, दो ही हाइड्रोजन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन एच पॉजिटिव निकाल दिए। आए बात समझ में? तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे जो कैल्शियम था ये पानी के अंदर हार्डनेस पैदा कर रहा था, तब ये पहले क्या था, ये सोल्यूबल था, ठीक है। और ये रेजिन क्या होती है, रेजिन आपको पता है, रेजिन की डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, ये इनसोल्यूबल होती है। अब बाद में क्या हो गया, आर के साथ कैल्शियम लग गया है, आर मतलब रेजिन, रेजिन के साथ कैल्शियम लग गया है, और रेजिन होती है इनसोल्यूबल, तो ये भी क्या बन गया है, इनसोल्यूबल। मतलब कैल्शियम पहले सोल्यूबल था पानी में, रेजिन के साथ मिल गई इनसोल्यूबल बन गया है, मतलब पानी से बाहर आ गया है, इनसोल्यूबल का मतलब तो वही होता है, तो मतलब कैल्शियम बाहर आ गया है, ठीक बात है। इस तरीके से ये कटायन एक्सचेंज रेजिन काम करती है, अपने एच आयन को एक्सचेंज कर देती है कैल्शियम टू पॉजिटिव के साथ। सेम रिएक्शन ऐसे लिख दोगे, 2RH प्लस मैग्नीशियम टू पॉजिटिव के साथ क्या लिखोगे, MgR2, ठीक है, आगे पीछे लिख दिया मैंने, ठीक है, 2H पॉजिटिव, ठीक बात है। ऐसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अलग अलग हो जाएंगे, ये सोल्यूबल होगा, इनसोल्यूबल होगा, बाकी सारी कहानी सेम है, ठीक है। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, अनायन एक्सचेंज रेजिन के साथ रिएक्शन दिखाएंगे। दो रिएक्शन दिखाई थी, दो रिएक्शन फिर कर लेते हैं। उसमें क्या आएगा, जो अनायन एक्सचेंज रेजिन होती है, देखो रेजिन में क्या होता है, अब की बार आर किसको देंगे, इस OH को आर नहीं देंगे, मतलब OH को छोड़ के बाकी सारे को आर नाम देंगे, ठीक है। इसमें तो COO को भी आर में इंक्लूड कर लिया था, इसमें किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली आर को इसी को ही देंगे, ठीक है, ROH हो जाएगी। अब की बार हमारी रेजिन क्या हो जाएगी, ROH, ठीक है। ये कैसी वाली रेजिन होगी, अनायन एक्सचेंज रेजिन, इसको बस शॉर्ट फॉर्म में किया हमने, आर ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ जब पानी में पॉजिटिव चार्ज तो अभी कटायन एक्सचेंज रेजिन में अलग हो गए हैं, अभी बचे कौन से, नेगेटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज वाले कौन से हैं, कैल्शियम ना, क्लोराइड और सल्फेट। तो क्लोराइड जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, इस OH के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पूरे के ऊपर नेगेटिव, इस पूरे के ऊपर पॉजिटिव। तो ये अब की बार ये वाला एक्सचेंज करेगा OH को, तो OH निकल के बाहर आ जाएगा, OH निकल के बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, RCl। एक ही आर के ऊपर पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल करने की भी जरूरत नहीं है, तो RCl बन जाएगा और OH नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ठीक है। और पानी के अंदर तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते ही हैं, तो ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। और ये जो क्लोराइड था पहले क्या था, पानी के अंदर सोल्यूबल था, तभी तो परमानेंट हार्डनेस पैदा कर रहा था। अभी इस कटायन एक्सचेंज रेजिन के साथ ये क्या बन जाएगा, इनसोल्यूबल, क्योंकि जो रेजिन होती है वो क्या होती है, सोल्यूबल, ठीक बात है। तो ये क्लोरीन सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बन गया, तो मतलब पानी से बाहर आ गया। ऐसे ही सल्फेट के बारे में लिख दोगे, सल्फेट की रिएक्शन क्या लिखोगे, ROH प्लस SO4, 2 नेगेटिव आएगा। आपके पास बस चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला इसको एक्सचेंज करेगा, क्या बनेगा, लेकिन इसके ऊपर -2 चार्ज है, तो ये +2 होना चाहिए, तो इसके लिए 2 लगा देंगे यहाँ पे, तो R2SO4, ठीक है, और 2 OH नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन लगा देना, तो ये सोल्यूबल से इनसोल्यूबल बन जाएगा। तो ये आपकी कटायन एक्सचेंज और अनायन एक्सचेंज रेजिन की रिएक्शंस होगी। पता चल गया क्या होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है बुक में, ये देखो, आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर, ठीक है, पानी को सॉफ्ट करता है, इसे सॉफ्टनर बोलते हैं। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, सबसे पहले यहाँ से पानी आएगा तो जो इम्प्योर वाटर है वह जाएगा। इम्प्योर वाटर कहाँ जाएगा, इस एरो मार्क क्या दिखाया है, कटायन एक्सचेंज रेजिन। सबसे पहले हम कटायन एक्सचेंज रेजिन के अंदर से पास करवाएंगे। पास करवाते ही कटायन एक्सचेंज रेजिन से ओनली कटायन अलग हो जाएंगे, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इससे अलग हो जाएंगे। ठीक बात, इससे जो अलग होगा पानी, उसमें कटायन तो अलग हो चुके होंगे, लेकिन कौन सा पानी बचा होगा, जिस पानी में अनायन बचे होंगे, अभी क्लोराइड और सल्फेट बचे होंगे, और जो क्लोराइड और सल्फेट हैं इस वाली रेजिन में अलग हो जाएंगे। ये वाली रेजिन कौन सी है, अनायन एक्सचेंज रेजिन बी। इसको ए नाम दे दिया एसिडिक वाली, इसको बी नाम दे दिया बेसिक वाली, ठीक है। इसमें एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ए, बेसिक फंक्शनल ग्रुप है इसलिए बी, ठीक है। तो इसमें से कटायन एक्सचेंजर से कटायन अलग हो जाएंगे, उसके बाद अनायन एक्सचेंज
एक्सचेंजर से अनायन एक्सचेंज हो जाएंगे। उसके बाद बस यहाँ से पानी से वो इसे पास करवा देंगे, आउटलेट से आ जाएगा बाहर। ठीक है, अभी इसके साथ ही आयन एक्सचेंज मेथड आपका ख़त्म हो गया है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केल एंड स्लज फॉर्मेशन। इससे पहले ये देखो, बॉयलर फीड वाटर, वाटर फॉर स्टीम जनरेशन। इस टॉपिक में क्या है, बॉयलर्स फीड वाटर, वाटर फॉर स्टीम जनरेशन। इसमें क्या बोल रखा है, वाटर इज मेनली यूज इन बॉयलर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम। मतलब कि बहुत सी इंडस्ट्री में पानी को हमको स्टीम बनाना पड़ता है, मतलब पानी को एज ए पहले भाप बनाना पड़ता है, उसके बाद हम उस भाप को यूज़ करते हैं। ठीक है, टरबाइन घुमाने के लिए, बिजली पैदा पैदा करने के लिए, अलग अलग चीज़ों में। ठीक है, तो भाप बनती कैसे है, तो पानी को पहले बॉईल करेंगे तभी तो भाप बनेगी। ठीक है, तो पानी को बॉईल करते हैं, जिस कंटेनर में बॉईल करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बॉयलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो बॉयलर में पानी को हम बॉईल करेंगे ताकि भाप बनती है। लेकिन पानी किस जगह पे अगर हम हार्ड पानी यूज़ करेंगे ना, तो ज़्यादा लंबे टाइम के बाद क्या हो जाएगा, जो बॉयलर होता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमको चीज़ दिखने लग जाएगी, मतलब उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी उस बॉयलर में। ठीक है, उस बॉयलर की दीवारों पर। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या ट्रबल आ सकती है, स्लज और स्केल फॉर्मेशन हो सकता है, कोरोजन हो सकता है, कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट आ सकता है। ये तीन चीज़ आ सकती है, ये तीन चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। इसमें क्या बोल रखा है, वाटर इज कंटिन्यूसली इवापोरेटेड टू फॉर्म स्टीम। पानी को हम बॉयलर्स के अंदर कंटिन्यूसली इवापोरेट कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस को बॉईल कर रहे हैं, क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म स्टीम। इस प्रोसेस में इन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सॉल्ट्स इंक्रीज हो जाती है। मतलब पानी के अंदर भाप बनाते जाएंगे तो पानी तो कम होता जाएगा, लेकिन जो उसके पानी के अंदर जो हार्ड वाटर यूज़ किया हमने, उसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स, वो तो उतने के उतने ही पड़े रहेंगे, वो थोड़ी उड़ेंगे, पानी उड़ेगा। पानी जैसे जैसे उड़ता जाएगा, जो बचे हुए पानी में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। तो एक टाइम में और पानी को हम कंटिन्यूसली उड़ा ही रहे हैं, तो एक टाइम में क्या हो जाएगा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि क्या हो जाएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि भाई अब और ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं हो सकते हम अब, क्योंकि पानी इतना कम हो चुका है कि हम सोल्यूबल होने के लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं है। पानी बॉयलर में हम इवापोरेट कर रहे हैं ना साथ साथ, तो पानी इतना उड़ जाएगा कि सॉल्ट को डिजोल्व होने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो पानी से इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब पानी के अंदर घुले हुए थे, हमको दिख नहीं रहे थे, अब वो पानी से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, बाहर आने के बाद नीचे बैठ जाएंगे या फिर कहीं पे चिपक जाएंगे। ठीक है, तो दे आर थ्रोन आउट ऑफ वाटर, पानी के अंदर से बाहर आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। तो पानी से बाहर आके जिस फॉर्म में वो बाहर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक बात है, तो ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं, ये जो सोल्ट होते हैं जो पानी के अंदर से बाहर आए हैं, ये क्या होता है, अगर ये क्या हो जाए, फॉर्म कर लें लूज एंड स्लीमी लेयर, ये पतली चिकनी लेयर बना लेना, किसके अंदर, जो उस बॉयलर की अंदर की दीवारें होती हैं वहाँ पे, ये क्या कर लें, लूज और स्लीमी लेयर अगर बना दें, पतली चिकनी लेयर बना देंगे, तो उस लेयर्स को क्या बोलोगे, स्लज बोलेंगे। आई बात समझ में। बॉयलर्स में पानी ऑपरेट, हम कंटिन्यूसली पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी उड़ रहा है, पानी तो उड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भी सॉल्ट डिजोल्व हो रखा था, तो डिजोल्व सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, तो पानी उड़ता जाएगा तो डिजोल्व सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मतलब और ज़्यादा पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकते वो, तो पानी से अनडिजोल्व हो जाएंगे, मतलब पानी के अंदर से इनसोल्यूबल हो जाएंगे। इनसोल्यूबल होके वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद वो बॉयलर्स की दीवारों पे इन द फॉर्म ऑफ लूज और स्लीमी लेयर चिपक जाएंगे। ठीक है, उस लूज और स्लीमी लेयर को क्या बोलोगे, स्लज बोलेंगे। ठीक बात है। अगर सेम यही प्रेसिपिटेट लूज और स्लीमी लेयर की जगह पे लूज और स्लीमी लेयर ना बन के हार्ड अडहेरिंग क्रस्ट बन जाए, मतलब बिल्कुल ही पपड़ी सी बन जाए, मतलब और जो कि बहुत हार्ड हो, ठीक है, और अडहेरिंग क्रस्ट बन जाए, चिपक जाए, ठीक है, कहाँ पे, इनर वॉल ऑफ बॉयलर, तो उस चीज़ को क्या बोलोगे, स्केल बोलेंगे। ठीक है, चिकनी स्लीमी लेयर बन जाए तो उसको बोलते हैं क्या, स्लज, और अगर हार्ड क्रस्ट बन जाए, अडहेरिंग क्रस्ट बन जाए, इसको क्या बोलोगे, स्केल। ठीक है, ये हो गया स्केल एंड स्लज। अभी नेक्स्ट चीज़ है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, क्रैकिंग ऑफ बॉयलर ट्यूब्स एंड प्लेट्स एट द जॉइंट व्हेन मटेरियल ऑफ बॉयलर्स बिकम ब्रिटल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस इन द बॉयलर फेड वाटर। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। मतलब क्या है, क्रैकिंग ऑफ बॉयलर ट्यूब्स, जिन बॉयलर ट्यूब्स में पानी बॉयल हो रहा है
उसके अंदर क्रैकिंग आ जाती है, मतलब वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उनकी प्लेट्स में, ठीक है। कहाँ पे क्रैक होगा? जहाँ पे बॉयलर की जो दीवारें होती हैं उनको जॉइंट किया गया है, ठीक है, उनके जॉइंट्स पे क्या हो जाता है, क्रैक आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और कॉलर बिकम्स बिटल। क्यों क्रैक आनी शुरू हो जाती है? क्योंकि वो बिटल हो जाता है। जो बॉयलर होता है उसकी जो दीवारें होती हैं, जो उसके जॉइंट्स होते हैं दीवारों के, वो क्या हो जाते हैं, बिटल हो जाते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं। इसकी वजह से वो क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। और ये नाजुक होते क्यों हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस। मतलब कि बॉयलर फेड वाटर, मतलब पानी में अगर हम हार्ड पानी यूज़ करेंगे ना, मतलब बॉयलर के अंदर अगर हार्ड वाटर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लंबे टाइम तक हम तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर एल्कलाइन सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रीज़न वगैरह भी है लेकिन इतना बड़ा आपको करना नहीं है, बस ये याद कर लो। उसमें एल्कलाइन सब्सटेंस, एल्कलाइन क्या होता है, बेसिक सब्सटेंस। एसिडिक चीज़ होती है और बेसिक चीज़ होती है ना, तो पानी के अंदर कुछ बेसिक चीज़, बेसिक केमिकल अगर ऐड हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ठीक है, कुछ कुछ अमाउंट में, तो क्या करेगा वो, जो बॉयलर्स की जो दीवारें होती हैं, इनर साइड होती हैं, उसके जो जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स क्या कर हो जाएंगे, ब्रिटल हो जाएंगे, नाजुक हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन जॉइंट्स में क्रैकिंग आ जाती है। तो इस क्रैकिंग को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। ठीक बात है। अभी इसके बाद आपको करना है वाटर ट्रीटमेंट फॉर डोमेस्टिक और म्यूनिसिपल पर्पज़, ठीक है, मतलब वाटर को ट्रीट करना। सबसे पहला स्टेप क्या है, ये इजी वाली चीज़ है। सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन क्या होता है कि पानी के अंदर से, ये प्रोसेस का नाम होता है स्टेरलाइजेशन, ठीक है। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम डिस्ट्रॉय करते हैं डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया, मतलब कि बीमारी पैदा करने वाले जर्म्स, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्टेरलाइजेशन। स्टेरलाइजेशन करने के अलग, स्टेरलाइजेशन को और क्या बोल सकते हैं, डिसइंफेक्शन, ठीक है, हम इन्फेक्शन से बच रहे हैं, ठीक है। स्टेरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन अलग अलग तरीके होते हैं, बाय क्लोरिनेशन, बाय अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। ये सब आपको बस बेसिक बेसिक बता देता हूँ मैं, जो कि सिलेबस में थोड़ा थोड़ा आएगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका कौन सा है, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या है, बाय यूजिंग क्लोरीन गैस। आपको पता है क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2, ठीक है। तो पानी के अंदर अगर हम क्लोरीन गैस पास करेंगे तो पानी के अंदर कुछ रिएक्शन होगी, रिएक्शन की वजह से कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस होगी, जो चीज़ क्या करेगी, पानी के अंदर जो जो भी वायरस बैक्टीरिया हैं उसको मार देगी। रिएक्शन देखो, क्लोरीन गैस हमने पानी के अंदर डाली, क्लोरीन प्लस वाटर, ये एरो मार के हमने, जब ये रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, ये HCl और HCl लो, ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, दोनों एसिड होते हैं, ठीक है। ये दोनों एसिड होंगे और ये वाला एसिड वापस से क्या करेगा, वापस से रिएक्ट करेगा खुद, ठीक है, और क्या बनाएगा, HCl और नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये दो मोस्टली क्या चीज़ हो रही है इसमें, पानी के अंदर जब भी क्लोरीन डालेंगे तो एसिड बनेगा, और एसिड से और एसिड, और एक ये चीज़, तीन चीज़ बनेंगी। ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, क्या करती है, पानी जो भी हाइपोक्लोरस एसिड होता है, जो नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बोथ क्या करते हैं, हैविंग पावरफुल जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि जर्म्स को मारने की प्रॉपर्टी होती है इन दोनों में, ठीक बात है, इन दोनों में, HCl लो और नेसेंट ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये आता है। दूसरा तरीका क्या है वायरस बैक्टीरिया को मारने का, बाय अल्ट्रावायलेट रेज, मतलब बाय UV रेज। जब हम वैन मर्करी लैम्प्स प्लेस कर देंगे किसी पानी के पास, तो पानी के अंदर वो क्या छोड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ेगा। और अल्ट्रावायलेट रेज बहुत इफेक्टिव होती हैं इन किलिंग ऑल टाइप ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। बस याद कर लेना, UV रेज यूज़ करते हैं। आपके घरों में भी RO में भी लिखा होता है ना, RO प्लस UV। तो UV क्यों लिखते हैं, RO से पानी साफ़ हो जाता है, सोल्ट चले जाते हैं, और UV में क्या हो जाता है, जो जर्म्स बैक्टीरिया बचते हैं वो उसको मार देता है, ठीक बात है। अभी एक लास्ट चीज़ है इस चैप्टर की, जिसका नाम है RO। हाँ, तो इसमें करना है आपको RO। मतलब इस टॉपिक का नाम क्या है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। जैसे कि पानी में सोल्ट होता है, ठीक है, तो सैलिनेशन, सोल्ट का सेल लिया गया है, तो डिसैलिनेशन का मतलब क्या है, पानी के अंदर से सोल्ट को रिमूव करना। तो डिसैलिनेशन क्या होता है, जो भी समुद्र का पानी होता है, सी वाटर होता है, उसमें क्या होता है, NaCl होता है बहुत अमाउंट में, ठीक है। तो इस NaCl को क्या करना है, रिमूव करना, ठीक है। समुद्र के पानी में से वो नमक को अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उसको डिसैलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें से एक प्रोसेस, एक मेथड का नाम क्या है, RO। आपने घरों में देखा होगा RO लगा हुआ होता ना, RO की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस समझने से पहले आप ये समझ लो कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भी समझा देता हूँ मैं, लेकिन पहले ये देखो, एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको SPM। ठीक है, मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन तो सुना होगा ना अपने बॉडी में, बहुत सी मेम्ब्रेन होती है, कान कान का जो पर्दा वगैरह जो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो बहुत पतली चीज़ होती है। ठीक है, तो ऐसी पतली चीज़ होती है, सेमी परमिएबल है, मतलब वो अपने अंदर से कुछ चीज़ों को पास होने देगी और कुछ चीज़ों को पास होने नहीं देगी। मतलब क्या होता है, अगर आपको दिखाऊं वैसे ड्रॉ करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी, मतलब ये तो बस दिखाने के लिए स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर कुछ होल्स होते हैं। ठीक है, इस होल्स के अंदर से कुछ चीज़ें तो पास हो जाएंगी और कुछ चीज़ें पास नहीं होंगी। तो कौन सी चीज़ इसमें से पास हो जाएगी, जिस चीज़ का साइज़ इस होल से छोटा होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसी ईजिली इसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, और जिसका साइज़ इससे बड़ा होगा वो ईजिली इसमें से पास नहीं होगी। ठीक है, अभी ये बताओ, आपने सॉल्यूशन पढ़ा है चैप्टर, सॉल्यूशन बनता किस किस चीज़ से है, सोल्यूट और सोलवेंट। ठीक है, जैसे कि हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो जो चीनी होती है वो सोल्यूट होती है, और सोलवेंट क्या होता है, पानी। ठीक बात है। अभी अगर मैं पानी के मॉलिक्यूल का साइज और चीनी के मॉलिक्यूल का साइज पूछूं किसका साइज बड़ा होता है, तो क्या होता है, चीनी के मॉलिक्यूल का सोल्यूट का साइज हमेशा क्या होता है, लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज, जो भी सोल्यूट होता है वो लार्ज इन साइज होता है, और ये क्या होता है, स्मॉल इन साइज, सोलवेंट होता है। ठीक है, इसलिए तो चीनी पहले बड़े साइज़ की होती है, धीरे धीरे घोलेंगे, उसको घोलेंगे तब जाके वो पानी के अंदर घुल जाती है। ठीक बात है। क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर बहुत से छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे दूर दूर होते हैं, लेकिन इसलिए पानी उन मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सी स्पेस होती है ऐसे, उस स्पेस के अंदर जो चीनी के पार्टिकल होते हैं ना वो बीच में जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है बोलने का, पानी जो सोलवेंट होता है, सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो, सोलवेंट के मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और सोल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल होते हैं, बस याद कर लेना। अभी ये बताओ, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से कौन सी चीज़ पास हो जाएगी, कौन कौन सी चीज़ पास नहीं होगी, तो जो सोल्यूट है वो पास नहीं होगा, सोल्यूट पास नहीं होगा, सोलवेंट पास हो जाएगा। ठीक बात है, बस ये याद रखना, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये अपने अंदर से सोलवेंट को ही पास होने देती है, किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, सोल्यूट को पास होने नहीं देगी। अभी ये देखो आप, ये पहले वाला स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर, इसमें क्या बनाया हुआ है, एक ऐसी होलो कांच की शेप बनाई हुई है। इस शेप में क्या लिया हुआ है, यहाँ पे सबसे सबसे बीच में मैंने क्या बनाया है, ये SPM। SPM से इस पार्ट को और उस पार्ट को अलग किया हुआ है हमने। ठीक है, आपस में मिक्स नहीं हो रखे। तो SPM आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इसके इस तरफ हमने लिया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कौन सा, हमको सोल्ट इन वाटर, मतलब जो NaCl होता है पानी के अंदर, वो वाला सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है, NaCl, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। ठीक है, और इस तरफ लिया है हमने ओनली सॉल्वेंट, जो कि पानी है। ठीक है, ये प्योर है, प्योर वाटर लिया है, और इसमें प्योर वाटर के साथ सोल्ट मिक्स हो रखा है, इसलिए इसको सॉल्यूशन बोल रखा है। ठीक बात है। अभी ये बताओ, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है अपने अंदर से किस चीज़ को पास होने देगी, सोल्यूट क्या, सोलवेंट को, ऑब्वियसली सोलवेंट को पास होने देगी। ठीक है, अब सोलवेंट को पास होने देगी, अब बस आपको ये देखना है कि सोलवेंट किस साइड ज़्यादा है। इस साइड सोलवेंट तो है 100%, 100% ही तो है यहाँ पे, सोलवेंट के अंदर कुछ भी और मिक्स नहीं हो रखा, यहाँ पे 100% सोलवेंट है। इस तरफ सोलवेंट 100% ना हो गए, कुछ 90% या ना 80% ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बाकी अमाउंट में सोल्ट भी तो है। तो यहाँ पे सोलवेंट कम है, यहाँ पे सोलवेंट ज़्यादा है। आई बात समझ में। तो सोलवेंट का जो फ्लो होगा SPM के अंदर से किस साइड होगा, ज़्यादा से कम साइड में होगा, तो मतलब यहाँ से इस तरफ जाएगा आई बात समझ में, यहाँ से इस तरफ सोलवेंट जाएगा। ठीक है, इस तरफ सोलवेंट जाएगा, तो जो इसका लेवल है ये ऊपर चला जाएगा। ये अपना नॉर्मल लेवल था ना, यहाँ पे दोनों का नॉर्मल लेवल था, तो ये लेवल थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और ये लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में, ये लेवल ऊपर चला गया। तो जो ये फ्लो होता है, कौन सा वाला फ्लो, तो यहाँ पे ओस्मोसिस की डेफिनेशन लिखो, फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू
लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब वही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे सॉल्वेंट की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ से सॉल्वेंट की लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पे सॉल्वेंट का मूव होना। ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, ज़्यादा से कम की साइड में जाना, ये जो ये फ्लो होता है सॉल्वेंट का, इस सॉल्वेंट के फ्लो को क्या बोलोगे? ओस्मोसिस बोलेंगे। आई बात समझ में? इस फ्लो को क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस बोलेंगे। अब याद रखना, ओस्मोसिस की वजह से प्योर पानी, प्योर सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, याद रहेगा। अभी आप ये बताओ, इसको ओस्मोसिस बोलते हैं। रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होगा? जो ये पानी का प्रेशर ऊपर आया है, पानी के इस प्रेशर को हम क्या करेंगे? हिसाब बराबर करने के लिए वापस से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे। यहाँ पे पिस्टन लगा के एक क्या करेंगे? इसको ऊपर से दबाएंगे। दबाने से क्या होगा? इसको तो हम वापस बराबर ले ही आएंगे। बराबर जैसे ही लेके आएंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे आया था, वो पानी वापस से अपने उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे चला जाएगा तो ये भी अपना वापस उसी लेवल में आ जाएगा। हमने क्या किया? लेकिन कुछ प्रेशर अप्लाई किया है। आई बात समझ में? प्रेशर अप्लाई करने के बाद हमने हिसाब बराबर कर दिया। ठीक है, दोनों वापस अपने बैलेंस में आ गए। ठीक है, तो वापस दोनों बैलेंस, यहाँ पे हमने बैलेंस बना दिया। ठीक है, लेकिन ये बैलेंस हमने प्रेशर लगाने के बाद किया है। ठीक है, हमने कुछ ना कुछ अमाउंट में प्रेशर लगाया है। ठीक है, तभी ये हिसाब बराबर हुआ है। अभी एक बात बताओ, ये इतना प्रेशर लगाने के बाद तो हमने हिसाब बराबर कर दिया ओस्मोसिस का। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा देंगे। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दो भाई, और इस डायरेक्शन में लगाएंगे। इस डायरेक्शन में लगाने से क्या होगा? अब की बार रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा। यहाँ के सॉल्वेंट पार्टिकल इस तरफ जाने लग जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन हमने क्या किया? एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं, और प्रेशर लगाने से हम देखा यहाँ पे प्रेशर लगाया तो हिसाब बराबर होगा ना। यहाँ के पार्टिकल यहाँ चले गए, तो और प्रेशर लगाएंगे तो जो जो इस साइड के पार्टिकल थे वो भी जाने लग जाएंगे, तो इस साइड के पार्टिकल भी उस साइड जाने लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दिया, ये वाला एक्स्ट्रा प्रेशर, तो इससे क्या होगा? ये वाला पानी और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी और इसकी अमाउंट कम हो जाएगी। अब ये बताओ, ये जो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है पूरा, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या बोलोगे? इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या हो गया? हमने ओस्मोसिस की डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ठीक है, पहले इसको ओस्मोसिस बोलते थे इस डायरेक्शन को, अब ये इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? रिवर्स इसको क्या बोलोगे? रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक बात है, क्योंकि ओस्मोसिस का उल्टा हो रहा है। अभी रिवर्स ओस्मोसिस होने से पानी के अंदर से जो सोल्ट हो रहा है वो निकल कैसे रहा है? अब ये बताओ, रिवर्स ओस्मोसिस हो रहा है मतलब इसका मतलब क्या है? ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट था, अब इस सॉल्यूशन वाले पार्ट में से पानी के मॉलिक्यूल उस साइड जाएंगे, जो सोल्ट है वो इसी साइड रह जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? सोल्ट को इसी साइड रख लिया और पानी को इस साइड भेज दिया। ठीक है, इस साइड पानी ज़्यादा होता जाएगा। आई बात समझ में? तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के रिवर्स ऑस्मोसिस करके जो इस साइड का जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर NaCl इन वाटर था ना, इन H2O, तो जो H2O था सॉल्वेंट था, उसको तो हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के इस तरफ भेज दिया, लेकिन जो NaCl होता है इसी साइड रह गया ना, तो बस हमने NaCl को पानी से अलग कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इस प्रोसेस का नाम क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये वाला आपका डायग्राम बुक में दिया हुआ है। ये सारी डेफिनेशन रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, SPM, ये बुक में आपको अब समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।